एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले हमने हड़प्पा पूरा किया, हफ्ता भर लगा था उसमें, और फिर हमने वैदिक काल पढ़ा जिसमें भी हफ्ता भर लगा था। अब तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मंडे से, और ये तीसरा टॉपिक आप लोगों को अगर याद हो, पढ़ रहे हैं आप, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में वो टाइम है जब इंडिया में राजा बड़े बनने लग गए थे, जिसे हम कहते हैं महाजनपद काल। महाजनपद का मतलब था पहले जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। 16 बड़े बड़े राजा, जिन लोगों ने ओरिजिनल, जिसको हम राजा, जिसके हमारे दिमाग में जो इमेज है ना, उस तरह से काम किया, जिनके पास एक स्थायी सेना थी, जिनके पास एक एरिया, एक टेरिटरी थी जिसपे वो राज करते थे। अपनी सेना के थ्रू वो आसपास के राजाओं को दबाते थे, डराते थे, और उनके एरिया पे कोशिश करते थे कि उनका कब्जा हो जाए। और मैंने बताया था कि धीरे धीरे कैसे सर्कमस्टांसेस बदले, कुछ चीजें नेचुरल फैक्टर रहे जिनके कारण मगध 16 में से नंबर 1 बना, और इन 16 में 12 इकट्ठे लगभग आसपास गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैले हुए थे। लेकिन इनमें से 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग बाउंड्री के पास थे। एक का नाम था क से कंबोज और एक का नाम था ग से गांधार। एक हमने पढ़ा था दक्षिण भारत में था अशमक, और एक पढ़ा था जो मरु प्रदेश में था, मरुस्थल वाले इलाके में, हमारे राजस्थान के मत्स्य, उसका नाम था, राजधानी थी विराटनगर। तो आप ये मान लीजिए कि 4 अलग से याद करने हैं, एक दक्षिण भारत का, एक मरुस्थलीय इलाके का, 2 याद करने हैं पाकिस्तान के, और 12 पूरे एक बेल्ट के। इन 12 में हमने पढ़ा था मगध सबसे शक्तिशाली था। नेचर ने मगध का बहुत साथ दिया। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिवज्र, जो नेचुरली सेफ थी, वहां कोई अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था गिरिवज्र या राजगृह। इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, वो और भी अच्छी लोकेशन पर था क्योंकि उसके आसपास नदी थी, गंगा नदी। पाटलिपुत्र ही लेटेस्ट स्टेज में जाके पटना कहलाया, जिसको आज आप बिहार की राजधानी पटना कहते हैं, वो वास्तविक तौर पर बसाया गया पाटलिपुत्र था। तो सारी कंडीशंस फेवरेबल थी इनके लिए। व्यापार आसान था क्योंकि नदी का रास्ता था। इनके लिए जंगल आसपास से, तो वहां से लोहा निकालना, तांबा जिससे तलवारें बनती थी, हथियार बनते थे, औजार बनते थे। जंगल था तो वहां से हाथी पकड़ लेते थे, लकड़ियां काट के व्यापार करते थे, रथ बनाते थे। यानी इनके फेवर में कंडीशंस थी। फिर दूसरी चीज होती है इंसान अपने लिए कितना काम करता है। हमने पढ़ा था यहाँ के राजा बहुत यशस्वी थे, बहुत समझदार थे और बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने बाकियों की तरह ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, नहीं। उन्होंने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, प्लानिंग्स की, और उन प्लानिंग्स को सोच समझ के एग्जीक्यूशन में लेकर आए। मैंने एग्जाम्पल दिया था 2 बड़े आदमी, 2 क्या, तीसरा तो चलो लक से ये मान लीजिए ठीक है, उनका भी काम चल गया। सबसे पहला था बिंबिसार, जिसने देखो वैवाहिक नीतियां बनाई थी। अपने ही बिल्कुल ऊपर जो स्थित था वज्जी, जो कि बहुत ताकतवर था, 8 गणराज्य जहां पर थे, वो समूह था, उनके यहाँ अपनी शादी का प्रस्ताव भेज के उनकी बेटी चेलन्ना से शादी हो गई, चेटक की बहन थी वो। और फिर साइड में महाकौशला, जो कौशल नरेश की बेटी थी, उनसे बहन थी, सॉरी, इनसे शादी हो गई। 500 उनकी रानियां थी ऐसे वैवाहिक संबंधों के कारण। अब वो सेफ हैंड हो गए। फिर उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि उसी दौर में अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। उसकी बीमारी को ठीक करने इनका राज्य वैद्य जीवक जाता है और वो राजा ठीक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके इनकी हिम्मत बढ़ने लग गई और फिर इन्होंने अपना एक दूत भेजा गांधार में, क्योंकि गांधार ने पहले कभी अटैक किया था ये अवंती के ऊपर। तो सब तरह से समझदारी से इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, जिस कारण इन्होंने टाइम पे दूत भेज दिया, टाइम पे डॉक्टर भेज दिया, टाइम रहते इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इनके पास ये सब सलाह देने के लिए 2 बहुत तेज दिमाग आदमी थे, एक सुनिधि और एक दीर्घचारण। कहते हैं जैसे जिसके सलाहकार होते हैं, जैसे जिसके मित्र होते हैं, वो वैसा ही बन जाता है। यही कारण है कि बिंबिसार लगभग 50 साल बहुत बढ़िया तरीके से राज कर गया। बिंबिसार का मर्डर किया उन्हीं के बेटे ने, जिनका नाम था अजातशत्रु। पितृहंता वंश है, ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में कभी ऐसा पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है जैसा है पढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। पितृहंता वंश, अपने पिता का मर्डर करने वाला अजातशत्रु। अजातशत्रु के दुश्मन बन गए इन्हीं के रिलेटिव, जिनसे कि इनके पिताजी के संबंध अच्छे थे, क्योंकि किसी की बहन की शादी हुई थी, किसी की बेटी की, किसी के पास डॉक्टर गया था, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर था। और इसीलिए अजातशत्रु से सबसे पहले कौशल नरेश ने काशी छीना, क्योंकि काशी
काशी दहेज में दिया गया था। तो अजातशत्रु ने कौशल नरेश के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसको हराया, उनकी बेटी से शादी की और काशी वापस दहेज में लिया। अंग इनके पिताजी ने पहले ही अपने अंडर ले लिया था। इन्होंने अगला स्टेप लिया, वज्जी पे आक्रमण किया, पर उस आक्रमण से पहले इन्होंने वहां फूट डलवाई थी और महाशिला कंटक बताया था, बड़े बड़े पत्थर गिरते थे, तोप की तरह का वो इस तरह का मान लीजिए उनके पास इंस्ट्रूमेंट था, एक महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। फिर फाइनली जाके वज्जी में फूट पड़ने का असर कहीं ना कहीं हुआ और इसके पास वो प्रॉपर्टी भी आ गई और कौशल की प्रॉपर्टी भी इसके पास आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट अगर बात करें मगध के पास, तो वज्जी के ऊपर भी इनका हिस्सा हो गया, इसके ऊपर भी छोटा सा काशी और अंग। ये पूरी बेल्ट अब मगध के हिस्से में है। सिर्फ नीचे का रह गया है अवंती वाला इलाका, अवंती, और एक रह गया है यहाँ पे वत्स, जो कि मगध के हाथ में नहीं है। उदयन अगला राजा बनता है। उदयन ने अपने पिताजी का जो सपना था, उसने भी अजातशत्रु का मर्डर किया। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और उदयन ने अजातशत्रु को मारा। तो अपने पिताजी का जो सपना था राजधानी परिवर्तन का, वो पूरा किया उदयन ने, क्योंकि उदयन राजधानी को गिरि वज्र, गिरी होती है पहाड़ी, या इसी का नाम था राजगृह, यहाँ से उठा के, ये एक ही है, यहाँ से ट्रांसफर करके पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र किसने बसाया है? उदयन ने। उदयन ने अपने पिताजी का सपना पूरा किया राजधानी परिवर्तन का, बाकी कुछ मिलाया नहीं। जितनी प्रॉपर्टी थी ये इतनी थी कि यहाँ से खूब टैक्स आता, बड़ी सेना, बढ़िया राजपाट चला इसका। इसके बाद इसके वंशज आए और एक लास्ट वंशज था नागदाशक, जिसको दर्शक भी कहते हैं। उसका मर्डर कर दिया एक आदमी ने, और उस आदमी ने इसका मर्डर इसीलिए किया क्योंकि एक तो ये ताकतवर नहीं था और वो आदमी खुद अमात्य था, सेनापति मान लीजिए, उपराज्यपाल था। अगर बेसिकली पोस्ट की बात करूं तो अमात्य उपराज्यपाल था बनारस का। उस आदमी का नाम था शिशुपाल। ये पहला वंश खत्म हुआ है। हरियंक वंश में हमने कल पढ़ लिया था, ये 3 शासक थे। एक का नाम था बिंबिसार। बिंदुसार एक अलग आदमी है, वो आगे आएगा 1-2 दिन बाद। ये बिंबिसार है, जिसका मर्डर किसने किया था? अजातशत्रु ने। और फिर अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने। ये सब राजा बनने के लिए ऐसा कर रहे थे। अपने अपने पिता का क्योंकि इन्होंने मर्डर किया था, इसीलिए ये पितृहंता वंश है। इन सब ने, तीनों ने, बड़े राजाओं ने ऐसा किया। ये तो खैर राजा बन गया था, इसके पिताजी भट्टीय थे, वो तो अपने आप ही एक्सपायर हुए थे, पर नाम पड़ गया इनका कि पितृहंता वंश। इस वंश का लास्ट कौन बताया? नागदासक, जिसको हम दर्शक भी कहते हैं। इसकी हत्या कर दी थी एक आदमी ने। वो आदमी बनारस का या वाराणसी का, जो काशी का इलाका था, इसका अमात्य था, ठीक है। उस आदमी का नाम है शिशुनाग। आज से यहाँ से पढ़ना है, वो हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने अब तक रिवाइज कराया है। शिशुनाग को ध्यान से सुन और समझ लो। शिशुनाग एक ऐसा आदमी है जिसके प्लान बहुत बड़े हैं, जिसके मन में इच्छा है कि मगध पे मेरा राज हो, मैं वहां राज करूं। छोटी सी काशी, कितनी छोटी काशी से उठ के आया और इसने दर्शक या नागदाशक का मर्डर करके ये राजपाट अपने हाथ में ले लिया। ये सच में भी लायक था, मैं ये नहीं कहूंगी कि नालायक था, बहुत लायक था। इसने प्रॉपर्टी को बहुत बढ़ाया। कैसे? जो प्रॉपर्टी इनके पास पहले थी ना, पहले इसको जो बनी प्रॉपर्टी मिली है, ये मान लीजिए मगध था। मगध ने आसपास का सब हिस्सा, अंग मगध ने पहले ही जीत रखा था बिंबिसार ने। काशी इनको दहेज में मिल गया था। इसके ऊपर जो बड़ा सा इलाका था कौशल, जिसके ऊपर फिर ये अटैक करके अजातशत्रु ने हड़प लिया था, और ये वज्जी, ये सब तो इनकी ही बेल्ट के हिस्से थे। इन सब पे अब एक तरह से मगध का राजा राज करता था। लेकिन नीचे के 2 हिस्से रह गए थे, एक का नाम था अवंती और एक का नाम था छोटा सा वत्स। तो आप ये मानिए कि ये पूरी बेल्ट मगध के राजा की प्रॉपर्टी है। मगध का राजा कौन था? नागदाशक या दर्शक। तो एक आदमी जो काशी से बिलोंग करता है, मगध के दर्शक या दासक या नागदाशक का मर्डर कर देता है और राजा बन जाता है। उसका नाम ही शिशुनाग है, इसलिए वंश का नाम भी शिशुनाग ही कहलाया। उसने देखना कितनी दिमाग दौड़ाया, और शिशुनाग ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी के बाद बड़ा हिस्सा अवंती और वत्स का छोटा सा हिस्सा क्यों ना मगध में ही मिला लूं, भाई इनको भी खाली क्यों छोड़ना। और मैंने आपको कल बताया था कि अवंती रिच
रिच एरिया था, लोहे की खदानें यहाँ थी, तांबा यहाँ मिलता था, जंगल थे, हाथी थे, लकड़ियां थी। तो इसका मतलब सेम वही कंडीशन जो पहले मगध के पास थी, सेम कंडीशन अवंती के पास थी। अगर अवंती भी मगध में ही शामिल हो जाए तो सोचो मगध कितना बड़ा राजपाट कर सकता है। तो इसने प्लानिंग करके, जिसकी हम बात कर रहे हैं शिशुनाग की, इसने अटैक कर दिया, अवंती और वत्स को भी अपने ही हिस्से में ले लिया। सोचो कभी छोटा सा मगध था जो डरता था मन में कहीं ना कहीं, तभी तो कहीं शादी के संबंध, कहीं दोस्त को मृत्यु से बचाने के लिए दूत भेजे, और कहीं पे जीवक जैसे राजवैद्य, इन सब को कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आते आते कई सालों बाद, कई लंबे टाइम बाद ये पूरे का पूरा मगध बन गया। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मध्य भारत का एक पूरी डायनेस्टी चल पड़ी जिसको हम कहते हैं शिशुनाग। शिशुनाग के आगे, शिशुनाग जो है ना, इसका मेन पॉइंट याद रखना कि इसने अवंती और वत्स पे आक्रमण किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जब ये शिशुनाग ये सब कर रहा था ना, अवंती में गया, तो देखो उस टाइम याद करो, वज्जी स्टार्टिंग से 8 गणराज्य थे। वज्जी तेज दिमाग था, लेकिन वज्जी गलती कर गया था, फूट डल गई थी। पर वज्जी को फील होने लगा था कि यार हमने गलती की और हम कैसे बट गए, बिखराव कर लिया, और देखो कैसे मगध हम पे हावी हो गया। तो वज्जी के मन में ये बात कहीं ना कहीं थी कि हमारी बेवकूफी से हम लोग कहीं ना कहीं गुलाम बन गए हैं। इसीलिए वज्जी जब तब कोशिश करता था कि कैसे आजाद हो जाऊं। जैसे ही शिशुनाग ने अटैक किया अवंती पर, तो मगध से उठ के उसको यहां जाना पड़ा ना, सेना यहां गई। उसी दौर में वज्जी, जो कि नहीं चाहता था पहले गुलाम बनना, लेकिन एक तरह से भाई इनके अंडर आ गया, वज्जी के लोगों ने वहां पे एक तरह से विद्रोह कर दिया। और वज्जी की जनता ने जब विद्रोह किया कि भाई हमें अलग करो, हमारी आइडेंटिटी अलग है, तो वज्जी के विद्रोह को दबाना जरूरी हो गया। और उस कंडीशन में जो ये मगध का शिशुनाग था ना, इसने चालाकी से अपनी राजधानी 2 बना ली। एक राजधानी तो ऑलरेडी चल रही थी इसकी, पाटलिपुत्र, लेकिन अब इसने कहा कि मुझे राजधानी वहां बनानी चाहिए जहां विद्रोह ज्यादा हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अवंती के पास पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ से वज्जी निकल जाए, फिर क्या फायदा होगा। अगर एक हाथ में आया दूसरा चला गया तो कोई फायदा नहीं ना। फायदा कब है, जब वज्जी भी एज इट इज रहे और अवंती हड़प लिया जाए। तो इसने चालाकी की और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के साथ साथ वज्जी के वैशाली को भी राजधानी बना लिया। यानी किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के साथ वैशाली भी बना ली, तो इसमें टिक करना है शिशुनाग। कारण होते हैं राजधानी परिवर्तन के, ऐसे नहीं कोई भी उठ के परिवर्तन कर लेगा। ये यहां था, यहां जाना चाहता था, वहां अटैक जब होने लग गए ज्यादा इसी की सेना पे, तो इसने कहा राजधानी बनाओ। राजधानी का क्या फायदा, राजधानी बनाने के बाद ना सेना ज्यादा रखी जा सकती है वहां, वहां हथियार ज्यादा, क्योंकि राजधानी में सेफ्टी ज्यादा रहेगी। जहां हथियार ज्यादा है, सेना ज्यादा है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, वहां विद्रोह कम होंगे। तो इसलिए इसने राजधानी कहां बना ली, वज्जी का कौन सा नगर, वैशाली, जो उनकी पर्सनल राजधानी थी। इस तरह से अवंती इसके पास आ गया। तो अब एक सेना की बड़ी टुकड़ी यहाँ बैठी है तो लोग विद्रोह करेंगे ही नहीं, एक टुकड़ी यहाँ बैठी है, ये भी सेफ है, यहाँ अटैक कर रहा है तो ये इसके ऊपर अपना हिस्सा बना लिया। तो शिशुनाग के टाइम में ये बड़ी बेल्ट और बड़ी बन गई। तो शिशुनाग ने अपने टाइम के एरिया में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिशुनाग के बाद इसका अगला वंशज होता है, वो उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक, ये क्या नाम रखा, कहते हैं ये इतना काला था, इतना काला कि कालाशोक का रंग इतना काला था कि कौवे की तरह इसके लिए शब्द यूज करते थे। और इसीलिए एक किताब है जिसका नाम है दिव्यावदान। ये किताब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। जब ये सब चल रहा था ना, तभी महात्मा बुद्ध भी थे। मैंने आपको देखो बताया था कि महात्मा बुद्ध को की डेथ हो गई थी जब अजातशत्रु को राजा बने हुए 8 साल बीते थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे। वो प्रसेनजीत नाम, जो कि किसका था, कौशल के राजा का, बिल्कुल उसके बराबरी की एज के थे महात्मा बुद्ध। तो इसी दौर में महात्मा बुद्ध भी हैं, जिनको लोग भगवान का दर्जा देते हैं, वो इसी दौर के एक इंसान थे, एक राजा के बेटे थे। इनफैक्ट वो कौशल का इलाका पड़ता था जिसमें उनके पिताजी छोटे से के राजा थे, तो वो भी एक राजा के बेटे थे, क्षत्रिय थे। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार किया, अच्छी बातें जनता तक पहुंचाई। तो दिव्यावदान जो बौद्ध की किताब है, महात्मा बुद्ध के धर्म की किताब है, इसमें लिखा है कि ये राजा इतना काला था कि कौवे जैसा इसका रंग था, इसीलिए इसको काकवर्ण कहते थे।
काक आप जानते हैं संस्कृत में कौवे के लिए यूज करते हैं, तो काकवर्ण नाम का राजा ही काला अशोक है। उस बेचारे का नाम तो अशोक था, लेकिन रंग बेहद काला। अब इतना काला कितना था कि नाम में देखो काला और काक जोड़ रखे हैं। तो काला अशोक एक राजा था जो किसका बेटा है? शिशुनाग का। शिशुनाग ने कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बढ़ाई है? अवंती और वत्स। राजधानी कहां ले गया? पाटलिपुत्र के बाद वज्जी का इलाका वैशाली भी राजधानी बनाई, क्योंकि वहां बार बार अटैक होते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। काला अशोक के बारे में दिव्यावदान नाम की किताब में कौन सा शब्द है? काकवर्ण। एक बात। दूसरी बात, अब महात्मा बुद्ध के एक्सपायर हुए 100 साल बीत चुके हैं, क्योंकि वो अजात शत्रु के टाइम में ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद तो ढेरों राजा आए हैं ना। 100 साल बीत गए और महात्मा बुद्ध जब एक्सपायर हुए थे तो अजात शत्रु ने एक मीटिंग बुलाई थी। बौद्ध महासंगीति कहते हैं उसको। पहली थी वो, सप्तकर्णी गुफा में बुलाई थी, राजगृह में पड़ती थी। अब उनके 100 साल पूरे हो गए तो दूसरी बार एक बैठक बुलाई गई और कहा जितने ज्ञानी लोग हैं महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी रखते हैं वो सब आ जाओ। और इसीलिए काला अशोक के टाइम में सेकेंड बौद्ध महासंगीति हुई है। दूसरी बौद्ध महासंगीति जिसमें इकट्ठे बैठ के बातचीत करते थे। तो वो पहली किसके टाइम में हुई थी? अजातशत्रु, तभी तो एक्सपायर हुए थे। और दूसरी कब हुई है? काला अशोक के टाइम। ये याद रखना है। ये कहां हुई है? ये हुई है वैशाली में। वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी की। लेकिन बाद में किसकी बन गई? मगध की, क्योंकि इनके टाइम में वज्जी के पास देखो मैंने वैशाली लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इनके बाद फिर कोई ताकतवर राजा नहीं हुआ और इनका वंश खत्म हो गया। तो दो ही बड़े नाम आए, एक शिशुनाग का और एक कौवे जैसे रंग वाले काकवर्ण जिसका नाम है काला अशोक। इन दोनों का नाम। इसके बाद अगला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ह शी न। हमने हरियंक वंश के 3 राजा देखे। कौन कौन? पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। लास्ट वाले का नाम था दर्शक या नागदाशक। फिर हमने शी के 2 आदमी देखे, एक शिशुनाग और एक देखा काला अशोक। काला अशोक के टाइम में बौद्ध महासंगीति सेकेंड वाली होती है और शिशुनाग ने अपनी बेल्ट को बढ़ा के आगे तक पहुंचाया था, इसलिए राजधानी भी बदलनी पड़ी थी। तीसरा वंश स्टार्ट हो गया नंद वंश। इसको ध्यान से सुनना। एक आदमी है जिसका नाम है महानंदिन, लेकिन किताबों में नहीं लिखा मिलता। महानंदिन, इसका जिक्र बहुत कम है, इसलिए लगभग किताबें कहती हैं कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की है। लेकिन बड़े हायर लेवल पे जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि महानंदिन नाम का एक आदमी था जिसने नंद वंश की स्टार्टिंग की, लेकिन ये इसको बढ़ा नहीं पाया, ये फेमस नहीं हुआ। फेमस कौन हुआ? पद्मनंद। ये पहला प्रतापी राजा है। कौन से वंश का? नंद वंश का। नाम में ही देखो नंद है तो नंद वंश की शुरुआत मानते हैं। महानंदिन के चांसेस कम हैं, महापद्मनंदन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो महापद्मनंद का नाम ये क्यों पड़ा ये भी जान लो। कहते हैं इसके पास पद्म संख्या, पद्म ना हिंदी में मैथ्स की संख्या होती है, शंख पद्म ये इस तरह की संख्याओं के लिए यूज करते हैं। तो कहते हैं इसकी सेना थी पद्म संख्या की, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया महापद्मनंद। नंद वंश की इसने स्थापना की और इसने अपने नाम, इसके नाम के आगे बहुत सारी उपाधियां जोड़ी। इसने कहा मैं सर्व क्षत्रों संहारक हूं। इसका मतलब है सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। कहीं कहीं लिखा है कि ये ब्राह्मण कुल को बिलोंग करता था, तो इसने उपाधि जोड़ ली अपनी सर्व क्षत्रो संहारक, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये अपने आप को परशुराम का, ये कहते थे मैं परशुराम हूं। आप जानते होंगे ब्राह्मण कम्युनिटी जिस भगवान की पूजा करती है वो ये मानते हैं कि हम ऋषि परशुराम के वंशज हैं। परशुराम ने ही कहते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी को जन्म दिया था। तो ये अपने नाम के आगे ही परशुराम, कि मैं परशुराम हूं। परशुराम का ही नाम है अपरा। अपरा मतलब दूसरा परशुराम, ये इसने अपने नाम में जोड़ लिया, अपरा परशुराम। सर्व क्षत्रो संहारक, सब क्षत्रियों का, ब्राह्मण है तो क्षत्रियों का नाश करने वाला कहलाने लग गया अपने आप में ही। और क्या नाम रखा? अपरा परशुराम, दूसरा परशुराम। एक इन्होंने कहा था कि मैं जो है एक राट हूं। एक राट मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला, एक सबसे बड़ा सम्राट। तो एक राट चारों दिशाओं में जिसका डंका बजता हो, ये अपने नाम के आगे जोड़ रखे हैं। किस बड़े आदमी ने? महापद्मनंदन ने। ये सच में बड़े आदमी भी रहे होंगे, ऐसा हमें पता चलता है कुछ अभिलेखों से। इनके टाइम में ना, महापद्मनंदन के टाइम में, उस टाइम तो नहीं लिखा गया लेकिन लेटर स्टेज में खारवेल नाम का एक राजा था। बाद में खारवेल जो चेदी वंश को बिलोंग करता था। अगर आपको याद हो चेदी वंश था,
मैंने बताया था चेदी राजधानी शुक्तिमती, जहां वो इनकी बुआ का बेटा था ना, श्री कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल, जिसका की वध किया था, गर्दन काट दी थी सुदर्शन चक्र से भरी सभा में श्री कृष्ण ने, वही इलाका था ये। तो चेदी वंश का एक राजा हुआ बहुत बाद में, जिसका नाम है खारवेल। इसने ना एक अभिलेख लिखवाया, कलिंग, कलिंग उड़ीसा का इलाका है। तो कलिंग में एक ऐसे लिखित में ऐसा रिकॉर्ड मिला एक चट्टान पर, इसे कहते हैं कलिंग अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्डेड कुछ चीजें। तो कलिंग नाम की जगह, आज उड़ीसा वाला इलाका है कलिंग, कलिंग में एक अभिलेख मिला, एक चट्टान पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था इस चट्टान पर? इस राजा ने लिखवाया, जो चेदी वंश का था बहुत बाद में, कि हमारे इलाके पर, मतलब चेदी वंश के इलाके पर बहुत पहले महापद्म नंदन ने अटैक किया और वो हमारे एरिया से एक मूर्ति उठा के ले गया। ये मूर्ति जिनसेन की थी, ये जैन धर्म से जुड़ी मूर्ति है। तो ये बाद में राजा लिख रहा है कि हमारे इलाके पे महापद्म नंदन आया, अटैक किया और हमारी मूर्ति को ले गया। तो भाई तुम अब क्यों लिख रहे हो इतने साल बाद? इसने ये लिखा कि उस मूर्ति को मैं वापस लाया। तो अपनी बड़ाई गाने से पहले ये दिखाया कि एक बहुत बड़ा राजा कभी हमारी मूर्ति को ले गया था, और फिर जब मैं जन्मा मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है, तो मैं जाके वो मूर्ति अपने इलाके में वापस लाया। तो अपनी महिमा मंडन करने के चक्कर में उस राजा के बारे में भी लिखवा दिया। कौन सी मूर्ति ले गया था? वो जिनसेन, जिससे आइडिया लगा कि शायद वो जैन धर्म का अनुयायी था। एक बात यहीं पे कहते हैं, लिखा हुआ है कि इस महापद्म नंदन ने जब अटैक किया ना, तो अटैक एक दिन का नहीं होता था आज की तरह कि मार के और फिर वापस भागाओ, नहीं। उस टाइम अटैक होता था, पैदल सेना जाती थी, महीनों सालों लगते थे कहीं अटैक करने में, फिर वहीं सेनाएं पड़ी रहती थी कई कई महीने, तो वहीं खाना वहीं पीना, ये उस टाइम पे ये जरूरत थी। तो कहते हैं यहाँ पानी की कमी के चलते इस राजा ने एक नहर ये इंडिया में किसी कहीं लिखित में कोई नहर नहीं है। पहली लिखित में जो नहर है उस नहर का नाम है तमसुली। एग्जाम में आ जाएगा कि पहला साक्ष्य लिखित में किसी नहर का कहां पर मिला, तो तमसुली नहर का जिक्र आया है। खारवेल नाम के राजा ने पत्थर पे लिखवाया। कहां पर? कलिंग में। वो राजा चेदी वंश का था और अपनी बड़ाई गाने के चक्कर में पहले किसकी बड़ाई की है? महापद्म नंदन की, कि वो बड़ा प्रतापी राजा था, हमारे इलाके से मूर्ति उठा के ले गया जिनसेन की। मैं उससे लड़ा, मतलब उसकी स्टेज में मैं वहां गया, मैंने वहां के लोगों से लड़ाई की और उस मूर्ति को वापस लाया। और फिर उसने लिखा है कि उसी राजा ने एक नहर बनवाई थी जिसका नाम क्या था? तमसुली नहर। तो ये बड़ा ही राजा रहा होगा, तभी इतनी सारी कहानियां, कथाएं, किस्से इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, महापद्म नंदन, इनके टाइम में एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी था जिनका नाम था पाणिनि, ऋषि पाणिनि। अगर आपने सुना हो, इन्होंने संस्कृत व्याकरण की पहली किताब लिखी है। व्याकरण की इससे पहले कहीं कोई किताब नहीं थी, तो पहली बुक ग्रामर की, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब जो लिखी गई है वो किसने लिखी है? ऋषि पाणिनि ने। पाणिनि ऋषि को बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। बाद में एक और बड़े आदमी हुए जिनका नाम था पतंजलि। आप जानते हैं ना, बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ है जो हरिद्वार में है, उत्तराखंड में, और बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है जहां दुनिया भर के बिजनेस आज देखें तो चल रहे हैं, कितनी दवाएं, कितना कुछ बन रहा है। तो पतंजलि ना बेसिकली एक बहुत बड़े गुरु का नाम था, पतंजलि। ये पतंजलि किसको फॉलो करते थे? पाणिनि को। पाणिनि कौन है? पाणिनि एक बहुत बड़े ऋषि टाइप के आदमी हुए हैं जिन्होंने संस्कृत में, संस्कृत के ऊपर व्याकरण लिखी है। तो पहली ग्रामर की किताब हमारे देश में जो लिखी गई वो संस्कृत व्याकरण की किताब थी जो ऋषि पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि को कौन फॉलो करेंगे बाद में? बहुत बाद में जाके पतंजलि। वो तो उस टाइम पे जन्मे भी नहीं थे। पतंजलि जब ब्राह्मणों का काल आएगा ना इंडिया में, जिसको हम कहते हैं शुंग काल, शुंग वंश था, पुष्यमित्र शुंग नाम का एक आदमी, प्रॉपर जिसको कहते हैं टिपिकल ब्राह्मण, जो चिढ़ता था बाकी सबसे। तो उस टिपिकल ब्राह्मण के टाइम में, शुंग काल में, एक गुरु हुए जिनका नाम है पतंजलि। और पतंजलि ने किसको अपने गुरु की तरह देखा है? पाणिनि को। पाणिनि किसके टाइम में हुए हैं? महापद्म नंदन, जिसने तमसुली नहर बनवाई है और जिसने की अटैक किया था, जिनसेन की मूर्ति उठा के लाया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। तो पाणिनि ऋषि किसके काल में हुए? महापद्म नंदन के टाइम में। क्या लिखी? संस्कृत में व्याकरण।
इनकी किताब के ऊपर पतंजलि ने फिर काम किया, पुराने टाइम के गुरु की किताब के ऊपर, और उसने महाभाष्य लिखी है। उम्मीद करती हूँ दोनों बातें समझ में आएंगी। ये बहुतों की समझ में नहीं आता एग्जाम तक, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या टिक करना है। अगर वो कहेंगे पाणिनि, ऋषि पाणिनि, तो आपको टिक करना है महापद्म नंदन का काल था। और वो कहेंगे अगर कि पतंजलि, तो शुंग राजा का काल था। अभी शुंग की बात नहीं, बहुत बाद में आएगा शुंग। उम्मीद करती हूँ ये बेसिक सी बात समझ में आई होगी, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ के बता रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो महापद्म नंदन एक बड़ा आदमी था, बड़ा राजा था, जिसने अपने नाम के आगे लिखा सर्व क्षत्रो संहारक हूं मैं एक राट हूं, मैं अपरा परशुराम हूं। जिसने क्या किया, तमसुली नहर बनवाई थी। कहां पर? उड़ीसा के में एक पत्थर पे लिखा हुआ है कि उसने कभी अटैक किया था। खारवेल नाम के राजा ने वो पत्थर लिखवाया। अपनी बड़ाई गाने के चक्कर में किसकी बड़ाई पहले गाई है? महापद्म नंदन की। फाइनली महापद्म नंदन की डेथ होती है और महापद्म नंदन के बाद इनका बेटा राजा धनानंद। धनानंद महान नालायक टाइप का आदमी है, लेकिन अब तक प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, कि नालायक भी अपनी पुश्तें काट देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरी बेल्ट का मालिक है। ये, इसके पास मगध भी है, काशी भी है, अंग भी है, वज्जी भी है, कौशल भी है, अवंती भी है, वत्स भी है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में खूब खेती होती है, खूब व्यापार होता है, मंत्री भी अच्छे खासे हैं इसके पास अमाते हैं। तो ये मान लो कि बैठे बिठाए इतना पैसा टैक्स के फॉर्म में आता है कि इसको कुछ नहीं करना। ये कोई बड़ा प्रतापी राजा नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इतनी है कि ये बैठे बैठे आराम से जीवन काट देगा। भोगी विलासी टाइप का राजा था, शराब में हमेशा डूबा रहता था। जब ये धनानंद मगध का राजा था ना, उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही थी, बड़ी बड़ी चीजें। धनानंद जब इंडिया में राज कर रहा है, उसी टाइम पर इसी के समकालीन विदेशों में कुछ यंग लड़के उभर रहे हैं और वो धीरे धीरे इंडिया को निशाना बनाने के चक्कर में हैं। जिसकी मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, ये बात हो रही है सिकंदर महान की, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इंडिया के ऊपर अटैक जो हुए हैं ना, मेनली वो दो आक्रमण हम मेन मानते हैं, विदेशी आक्रमण। एक हमारे ऊपर अटैक हुआ, इसको ध्यान से समझना, फारसी जिसको बोलते हैं, फारस की खाड़ी, इसी को पारसी बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारे ऊपर अटैक हुआ यूनानी, इसी को ईरानी भी बोल देते हैं, ईरान का इलाका था ये, ईरानी आक्रमण। तो फारस की खाड़ी ईरान का ही इलाका है, ईरानी आक्रमण कह लो, पारसी का आक्रमण कह लो, या फारसी आक्रमण कह लो, एक है ये, एक चीज है। और एक हमारे ऊपर अटैक हुआ यूनानी। तो दो विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं। जो ये पारसी वाला इलाका है ना, ईरानी वाला, इनके राजा जिसने हमारे ऊपर अटैक करके हमारा हिस्सा हड़प लिया, उसका नाम था दारा फर्स्ट, ये इनका राजा है। इसी को कहते हैं डेरियस फर्स्ट, ठीक है। जिस इलाके पे आके इसने अपना हिस्सा जमाया, कब्जा जमाया, वो हमारा इलाका कहलाता है सिंध यानी पाकिस्तान। वो हमारा इलाका कहलाता है कंबोज, जो मैंने आपको महाजनपद बना के दिखाया था, और गांधार, जो पाकिस्तान में मैंने ड्रॉ करके समझाया था। इस इलाके पे तुम्हें कैसे पता ये बात, मुझे कैसे पता? एक किताब लिखी है द हिस्टोरिका, किताब का नाम है द हिस्टोरिका, हिस्ट्री से जुड़ी किताब है ये, द हिस्टोरिका। इसको लिखा है फादर ऑफ हिस्ट्री ने, हेरोडोट्स नाम का एक आदमी है, फादर ऑफ हिस्ट्री, उसने किताब लिखी द हिस्टोरिका। इसमें ये सब बातें लिखी हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया जिसने अटैक किया और वो जीत गया। आया इससे पहले भी था, लेकिन वो जीता नहीं। इतिहास उनका वर्णन करता है जो विजेता होते हैं, हारे हुए आदमियों के लिए इतिहास नहीं लिखा गया। इतिहास जीत दर्ज करने वाले लोगों के बारे में हमें बताता है। तो डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने आक्रमण करके हमारा इंडिया का पाकिस्तान वाला हिस्सा, तब तो भारत ही था, ये जीत लिया। और इस किताब में लिखा है कि इसका ये 20वां प्रांत था। इसने इससे पहले 19 प्रांत बना रखे थे कहीं कहीं, वहां से खूब पैसा आता था। इस 20वें प्रांत से, हमारे प्रांत से, इंडिया के प्रांत से इसके पास जो पैसा आया ना, वो टोटल पैसे का 1/3 था। यानी बहुत ज्यादा टैक्स इसको मिलने लग गया बैठे बिठाए हमारे इंडिया से। कारण इंडिया उपजाऊ है, खूब यहाँ पे गेहूं और चावल और जौ की खेती थी,
ये अमीर इलाका था, हम कभी से ही अमीर थे। तो इस इलाके से जितना सोचो 19 इलाकों से जितना लेता था उसका 30 मतलब टोटल जितना लेता था उसका 33% अकेला एक इलाका दे रहा है। तो इसकी कीमत समझ लो कि कितनी कीमत थी हमारे इलाके की। ये सब लिखा है किताब में द हिस्टोरिका में। इसकी पीढ़ियां बढ़ती गई। ये हखामनी वंश का था, एग्जाम में आ जाता है कौन से वंश का था, तो हखामनी वंश। कौन सी किताब में ये सब बातें हैं, द हिस्टोरिका। किसने लिखी है, फादर ऑफ हिस्ट्री, जिनका नाम क्या है, हेरोडोट्स। ये नाम है उन आदमी का, हेरोडोट्स। ठीक है, ये सारी इनकी जानकारी है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई और कभी इन्हीं की पीढ़ियों में दारा थर्ड नाम का भी राजा आया था। अब इनकी बात कर लेते हैं यूनानियों की। यूनानियों में सबसे बड़ा नाम किसका है, सिकंदर महान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। स्टार्टिंग से ग्रेट नहीं था, इसके बारे में ध्यान से सुनो। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बच्चे के रूप में जब जन्म हुआ, इनके पिताजी यूनान के छोटे से हिस्से के राजा थे, कोई बड़े राजा नहीं थे। एक आदमी था जिसका नाम था फिलिप सेकेंड, ये इनके पिताजी हैं। इनकी शादी होती है एक महिला से जिसका नाम है ओलंपिया। ओलंपिया एक शहर का भी नाम था, ओलंपिया, वो आज भी यूनान में पड़ता है। वहीं से ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग हुई थी। तो पिताजी का नाम फिलिप सेकेंड, माँ का नाम ओलंपिया। इनके घर में बेटा जन्मता है, जन्म लेता है, जिसका नाम ये रखते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर थर्ड है ये पिताजी सेकंड नाम से, फिलिप सेकंड, बेटे का नाम अलेक्जेंडर थर्ड। जब अलेक्जेंडर छोटा ही था पिताजी चल बसे। पिताजी का सपना था विश्व विजय का, पूरी दुनिया में हमारा झंडा फहराए। बचपन में कभी पिताजी ने जिक्र किया होगा, भाई मेरा सपना है कि दुनिया में हमारी पताका फहराए। बच्चे के मन में ये बात बैठ गई कि मुझे पापा का सपना पूरा करना है। जब ये बड़ा हुआ तो यंग एज में ही पिताजी गुजर गए थे। 356 ईसा पूर्व में जन्मा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। 336 ईसा पूर्व में राजा बन गया, महज 20 साल में। गिनती उल्टी क्यों है, उम्मीद करती हूँ सबको पता चल गया होगा, क्योंकि ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। तो जब ये राजा बन गया, यहाँ पर राजा बनते ही अपना, इनके टीचर कहते हैं टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है स्टूडेंट्स की लाइफ को शेप करने में। इनके टीचर थे दुनिया में बहुत बड़ा नाम जिनका था अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल भी कहते हैं। एरिस्टोटल यही तो आदमी है, एरिस्टोटल ही अरस्तु है। तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेके एक डायरेक्शन मिल गई इस यंग नौजवान लड़के को, 20 साल के लड़के को, और इसने सपना देखा विश्व विजय का। इसने सबसे पहले यूनान अपना इलाका जीता, फिर एशिया माइनर तुर्की, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते भारत की तरफ इसने अगला कदम बढ़ा दिया, क्योंकि भारत उस टाइम पे भी बहुत अमीर था। अलेक्जेंडर थर्ड 336 ईसा पूर्व में राजा बना और 10 साल तो ये अपने वहीं पे आसपास का इलाका जीतता रहा। और तब 326 ईसा पूर्व में इसने इंडिया को अपना टारगेट बनाया अटैक करने के लिए। अब मैं बता दूं इसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों है। अलेक्जेंडर थर्ड था ना ये, तो फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे बना। कहते हैं जब ये बहुत छोटी उम्र का था, पिताजी का सपना पूरा करने निकला, तो एक राजा से ये लड़ने लगा। उस राजा के साथ इसने लड़ाई स्टार्ट की, उसका नाम था दारा थर्ड। इसी को कहते हैं डेरियस। अभी मैंने आपके सामने डेरियस फर्स्ट बताया था, जिसने इंडिया का सिंध और कंबोज और गांधार वाला इलाका जीता था। ये उन्हीं के अगले कभी वंश में लड़का है, काफी लंबे टाइम बाद। दारा थर्ड के साथ लड़ने आ गया छोटा सा एक यंग एज का नौजवान, जिसका नाम है अलेक्जेंडर थर्ड। दारा थर्ड की कहते हैं बहुत बड़ी सेना, 40 गुना बड़ी सेना। अगर ये 1000 आदमी लाया था तो उसके पास 40,000 आदमी थे। उम्र में ज्यादा था जो ये दारा थर्ड था। तो इसने अलेक्जेंडर को कहा, अलेक्जेंडर तुम बहुत छोटे हो और बेटा भी तुम्हारी मरने की उम्र नहीं है, मेरी सेना के सामने तुम टिक नहीं पाओगे, तुम वापस चले जाओ, तुम और किसी से लड़ लो। तो अलेक्जेंडर ने कहा, नहीं जी, लड़ना तो मुझे आपसे ही है और मैं लड़ूंगा, बेशक मेरी सेना कितनी ही छोटी हो। अलेक्जेंडर जिद पे था, यंग था, उसके मन में सपने थे। लेकिन दारा थर्ड एक्सपीरियंस्ड आदमी था, मैच्योर था, ये जानता था कि ये बचपना है, एक आदमी 40 आदमियों से कैसे लड़ लेगा। अगर हथियारों को छोड़ो, वैसे भी लड़े ना हाथापाई से भी, तो भी कोई मतलब नहीं था जीतने का। 40 हथियार लेके एक को मारेंगे तो फिर क्या, मतलब कहां स्टैंड करेगी सेना। ये सबको दिख रहा था कि ये लड़ेगा और मरेगा अलेक्जेंडर। लेकिन अलेक्जेंडर को विश्वास था अपने ऊपर कि नहीं, मैं जीत सकता हूं, और अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं लड़ूंगा। ये लड़ाई स्टार्ट हुई और इतिहास में इस लड़ाई को कहते हैं गोगय बेला का युद्ध।
गो गए बेला। ये लड़ाई हुई, देखने वालों को लगा कि अलेक्जेंडर का दिमाग खराब है, मरेगा, नुकसान में जाएगा, इतनी यंग एज में मरेगा ये। लेकिन अलेक्जेंडर को पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ था और ये अपनी पूरी सेना में जोश भर के कि हम जीतेंगे, देख लेना हम जीत के आएंगे, और चला गया मैदान में। गो गए बेला में युद्ध हुआ। दोनों की सेना में जमीन आसमान का अंतर है। आप ये देखो, एक तो इतनी छोटी सी सेना और एक इतनी बड़ी सेना। देखने वाले भी कह रहे हैं कि पागल हो गया है, ये नहीं जीतने वाला। लेकिन कितनी अजीब बात है, विल पावर में कितनी ताकत होती है कि अपने से 40 गुना बड़ी सेना को सिकंदर और उसकी सेना ने मिलकर हरा दिया। ये सब इतने सारे दिखने वाले जो 40 गुना बड़े थे, ये हार गए। कितनी अजीब बात है, अविश्वसनीय, अद्भुत, अकल्पनीय। नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन हुआ। हिस्ट्री में ये सब लिखा हुआ है स्वर्णिम अक्षरों में। और जब ये जीता ना इस युद्ध में, तो ये अकल्पनीय था। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इतना बड़ा दारा, जिनके नाम में इतने, जिनके पूर्वज इतने बड़े तगड़े शासक रहे हैं, वो हार सकता है। और तब जबकि 40 गुना बड़ी सेना लेके खड़ा था, यहाँ ये हारा। और इस युद्ध के बाद इसका नाम पड़ गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी ये सिकंदर महान है। ये कुछ भी कर सकता है, असंभव नाम का शब्द इसके लिए नहीं है। यहां से ये फेमस हो गया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ये है तो सब कुछ पॉसिबल है। और उसके मन में भी एक ये हो गया कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी सेना के दम पे इतने बड़े राजा को हरा सकता हूं, फिर वो सेना भी तो इसकी बढ़ गई ना। सेना इसके साथ मिल गई, जो हारी थी वो सारे सैनिक इसने अपने में मिला लिए, तो इसकी सेना बढ़ गई। अब इसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो गया और फाइनली इसको लगा कि मैं सारी दुनिया पे फतह कर सकता हूं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। यानी पिताजी का फिलिप सेकंड का देखा सपना किसके मन में आया कि मैं पूरा कर सकता हूं? अलेक्जेंडर थर्ड के मन में, जिसे कहते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। गो गए बेला के युद्ध के बाद यही अलेक्जेंडर धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा था। उस टाइम जब हमारा वो महान मतलब नेगेटिव तरीके से धनानंद शराब के नशे में, विलासिता में डूबा हुआ था ना, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उस टाइम पे अलेक्जेंडर एक बहुत ऊंचा सपना लेके, एक टारगेट बना के आगे बढ़ रहा है। दोनों में देखो कितना अंतर है। इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, शराब पीना है, पड़े रहना है, टैक्स आ जाना है, आराम से जीवन कटना है। एक वो लड़का है कि जिसने अपनी विल पावर के दम पे अपने से 40 गुना बड़ी सेना को हराया और सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ा। 10 साल बीत गए इस सपने के चक्कर में। 10 साल लगातार सेना आगे बढ़ती गई। 336 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में राजा बना। 326 ईसा पूर्व आ गया। आगे बढ़ते 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 फाइनली ये इंडिया के आसपास पहुंच गया। और इंडिया के आसपास पहुंचा, उस टाइम इंडिया का मतलब था पाकिस्तान भी। यहाँ आप अपनी नदियां जानते हैं ना, सिंधु नदी हमारी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ, हम थोड़ा पंजाब की तरफ सतलुज बना लें, और इसी में फिर नदियां बीच में आ जाती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, ब्यास और रावी और व्यास। ये 5 नदियां लगातार में हैं। सबसे ऊपर वाली का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंधु, जिसको आप इंडस कहते हैं, जिसके आसपास सभ्यता थी पहले, फर्स्ट नदी। सेकंड नदी झेलम, थर्ड नदी चेनाब। ये सीक्वेंस में लिख रही हूं मैं, हम लिख तो कुछ भी देते हैं लेकिन है इस तरह से जैसे मैं लिख रही हूं। इसके बाद है रावी और उसके बाद है ब्यास, और इनके नीचे पड़ती है सतलुज। ठीक है। एक हमारी सरस्वती थी प्राचीन, जिसको हम सप्त सिंधव कहा करते थे। तो ये नदियां हैं, देखो ये 5 ऊपर की जो हैं, ये 6 की 6 ही मान लें, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना, ये मैंने यहाँ बना दी है। अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि इंडिया पे जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो एक ही डायरेक्शन से हुए। इसका कारण भी हम जानते हैं। यहाँ तो पूरा पानी है, पानी में अटैक करने कौन आएगा? किसके पास इतने बेड़े और वो सब हैं कि पानी में आके हमारे ऊपर अटैक करे? यहाँ से कभी अटैक नहीं होते थे। इस तरफ अगर देखें तो पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ों पे चढ़ के कौन सी सेना अटैक करने आएगी? सिर्फ ये इलाका था जहां से इंडिया पे अटैक करना आसान था, क्योंकि ये मैदानी इलाका था, खुला पड़ा था। घोड़ों की सेना भी आ सकती थी, हाथी भी और पैदल सेना भी। इसलिए इंडिया पे जब जब विदेशी आक्रमण हुए, सारों की डायरेक्शन यही रही है। इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्टर्न इलाके से ही हमारे ऊपर अटैक हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ही हमेशा हमारे ऊपर टेरर, जैसे हम अगर पुरानी बात करें तो पाकिस्तान भी तो इंडिया था।
था, तो उस टाइम अफगानिस्तान से हमारा एरिया सटा हुआ था, वही अटैक करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका था, क्योंकि यहाँ 3 जगह से तो हमारे ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता था। तो जब ये अटैक करने आया, अब देखना ध्यान से, उसने आते ही सबसे पहले सिंधु नदी के पास टारगेट बनाया कि यहाँ जो राजा है हम उसको लूटेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे, मार देंगे, अपना झंडा गाड़ के फिर आगे बढ़ेंगे। इस सिंधु से झेलम के बीच में ना हमारा एक राजा था, मतलब महानालायक राजा मान लो उसको, उसका नाम था आम्भी। आम्भी ये भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं तो पढ़ती थी, यहीं इसी के पास वाले इलाके में। तो ये आम्भी भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था जहां से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेगा, जहां के टीचर का नाम था चाणक्य। तो आम्भी महा डरपोक था, और जैसे इसको पता चला कि सिकंदर महान का आक्रमण हो गया, डर के मारे इसने बिना लड़े ही उसकी अधीनता मान ली, और वो आया तो उसके सामने नतमस्तक खड़ा हो गया कि जी हमें तो लड़ना ही नहीं है, हमने तो पहले ही आपको राजा मान लिया। जैसे ये घटिया होते हैं राजा जो इस तरह से गुलामी करने को मंजूरी दे देते हैं। अच्छे राजा वो कहलाते हैं जो पता है कि कम चांसेस हैं जीतने के, फिर भी लड़ते थे। अलेक्जेंडर देख लो महान क्यों है, 40 गुना बड़ी सेना से लड़ने की कंडीशन पे खड़ा था कि लड़ लूंगा, बेशक मरूं या जीऊं, और इसको विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा। और एक आम्भी है जिसने लड़ने का सोचा ही नहीं, जैसे ही आई इसकी फौज तुरंत घुटने टेक दिए कि जी ये एरिया तो आप ही का है और हम तो आपके नौकर बराबर है। आम्भी के घुटने टेकने के कारण सिंधु नदी से आगे के रास्ते पे आ गया। अब सिंधु से झेलम के बीच में तो आम्भी राजा है, लेकिन झेलम से आगे किस नदी तक, चेनाब तक, जो इंडियन राजा राज कर रहा है ना छोटे से एरिया में, उसका नाम है पोरस। इसी को कहते हैं पुरु। पोरस एक असली भारतीय राजा था, छोटे एरिया का मालिक था, लेकिन बोला कि जैसे पता चला, मैसेज आया भाई ऐसे ऐसे राजा आगे बढ़ गया, वो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, और आम्भी ने तो घुटने टेक दिए। इसने कहा मेरी प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता, वो होगा बड़ा राजा, होगा महान, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में जब तक मैं जिंदा हूं मैं घुसने नहीं दूंगा। और अपनी प्रॉपर्टी से आगे बढ़ के, जहां इसकी प्रॉपर्टी का एंड था ना, किस नदी पर था, झेलम, क्योंकि चेनाब से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती थी, झेलम पे खत्म हो जाती थी। झेलम से किसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट थी, आम्भी की। तो आम्भी ने तो अपनी प्रॉपर्टी में पहले ही नतमस्तक होके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन पोरस ने झेलम की एंट्री, जहां थी ना एंट्री, अंदर नहीं घुसने दिया, झेलम नदी पे जाके खड़ा हो गया तट पे कि जैसे ही सेना आएगी हम लड़ेंगे, और बेशक मरना पड़े, जीते जी हम अपनी टेरिटरी में नहीं घुसने देंगे। और आम्भी की गलती को कहीं ना कहीं पोरस को भुगतना पड़ेगा। भाई आम्भी झुक गया, अगर आम्भी मूर्ख था ना, इकट्ठे होकर लड़ते तो क्या पता वो भाग जाता। अगर वो 40 गुना बड़े को हरा सकता है तो क्या हम नहीं हरा सकते, कोशिश तो कर ही सकते थे। लेकिन आम्भी ने तो अपनी गलती जो भी की आगे पोरस झेलम नदी के तट पे खड़ा हो गया। जब पोरस की छोटी सी सेना, छोटा राजा छोटी सेना होगी, छोटी सी सेना देखी सिकंदर ने, तो सिकंदर ने कहा ये मरेगा राजा, आम्भी समझदार था, मेरे सामने घुटने टेक दिए, मुझे क्या दिक्कत है। उसने पोरस से भी यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन पोरस ऐसा नहीं था। पोरस ओरिजिनल इंडियन राजा था जिनका यह कहना था कि मरना बेहतर है अपने ऊपर किसी की अधीनता मानने से, और किसी की गुलामी मान लेने से बेहतर है कि मैं जीऊं ही ना, मैं राजा कहलाने लायक ही नहीं हूं। जब इस नदी पर पहुंचा तो मैसेज मिला कि भाई तू हार जाएगा, मत लड़, लेकिन पोरस ने कहा बिल्कुल लड़ूंगा, और जाके अपने राजा से कह दो कि तैयार रहे। लड़ाई हुई, महज कुछ घंटों की ही लड़ाई चलनी थी, क्योंकि बहुत छोटी सेना थी, उसकी सेना की तो अब गिनती नहीं थी, अब तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था ना। इस लड़ाई को झेलम नदी के तट पे लड़ा गया, और उस झेलम को उस टाइम वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में हमने पढ़ा था, वैदिक काल में वितस्ता ही झेलम थी, और विदेशी इस नदी को हाई डेस्पीज कहते थे। इसलिए विदेशी किताबों में हमारे लिए एक शब्द यूज किया, हाइडेस्पीस का युद्ध, यानी झेलम नदी का युद्ध। झेलम से किसकी प्रॉपर्टी शुरू होती थी, पोरस की। प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुसने दिया, नदी के तट पे खड़ा हो गया जाके कि यहां जैसे ही उतरेंगे ना आके हम तुरंत मारेंगे, लड़ेंगे हम। तो झेलम का युद्ध ही हाइडेस्पीस का युद्ध है, वही वितस्ता का युद्ध है। छोटी सी सेना थी, तुरंत ही हार गई, और पोरस की सेना पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई। पोरस को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। बंदी बना के ना उस टाइम पे एक ट्रेंड था, जैसे हर टाइम पे कोई ना कोई ट्रेंड रहता है ना, इस टाइम पे एक ट्रेंड था कि जो पकड़ा जाएगा राजा, उसको जंजीरों में बांध के, और सिकंदर बड़े उस पे बैठता था सिंहासन पे, वहां लाके उसको धक्का देके घुटनों के बल गिरा देते थे, और फिर उसकी गर्दन काटी जाती थी उसी के सामने, अगर राजा पकड़ा जाता जिंदा तो जैसे ही इसको लाया गया, बेड़ियों में इसके हाथ पैर जकड़ दिए और इसको धक्का मारा गया, तो तुरंत ये गिरा जाके पोरस इसके सामने, सिकंदर के सामने। सिकंदर सिंहासन टाइप पे बैठा हुआ था।
तो इस अलेक्जेंडर ने या सिकंदर ने कहा, भाई पोरस तुझे तो पहले ही दिख रहा था कि तू मुट्ठी भर सेना लेके और अलेक्जेंडर द ग्रेट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, तुझे पहले था कि तू हारेगा, फिर तूने ऐसा क्यों किया? तो पोरस ने कहा, अब इसने पूछा कि तेरे साथ क्या व्यवहार करें, भाई तू जानता है ना क्या होता है कि भाई मरना पड़ता है, क्या व्यवहार करें? तो कहते हैं पोरस की नजरें एक सेकेंड के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हटी, वो लगातार उस राजा को ही घूर रहा था। और जब उससे पूछा कि क्या व्यवहार करें, तो पोरस ने बहुत दिलेरी से कहा कि मेरे साथ वही व्यवहार करना जैसा तुम अपने हारे हुए राजाओं के साथ करते हो। मैंने बता दिया पहले, राजाओं के साथ क्या होता था, गिरा के और उनके पीछे से गर्दन काटी जाती थी तलवार से। तो पोरस की इतनी हिम्मत देख के कि जिसके सिर पे तलवार है, कोई सेकेंड भी नहीं लगेगा और तलवार एकदम से वार करेगी, ये नहीं पता कब मर जाएगा, लेकिन उसके चेहरे पे भय का कोई निशान ही नहीं था। कहीं ये था ही नहीं कि भी आतंकित है, डरा हुआ है, माफी मांग रहा है, नहीं, उसको पता है कि उसके पीछे वाला आदमी तलवार लिए खड़ा और किसी टाइम इशारा होते ही काट देगा गर्दन। लेकिन इसने बिल्कुल न तो माफी मांगी, न गिड़गिड़ाया, न ये भीख मांगी कि मुझसे गलती हो गई, सीधे बोला मेरे साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम अपने दुश्मनों के साथ करते हो, यानी मुझे मार दो बेशक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कहीं ना कहीं एक पोरस की दिलेरी से, जांबाजी से इंप्रेस हो गया अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि अलेक्जेंडर को याद आया कि कभी ऐसे ही मैंने व्यवहार किया था जब मुझे कहा गया था कि युद्ध मत लड़, लेकिन मैंने कहा था नहीं मैं युद्ध लड़ूंगा, बेशक मैं मर जाऊं। गोगय बेला का युद्ध, जब अपने से 40 गुना बड़ी सेना के साथ टक्कर ली थी अलेक्जेंडर ने। ये अलग बात है कि वो जीत गया था, लेकिन एक होती है जांबाजी, एक होती है हिम्मत, विल पावर कि हम झुकेंगे नहीं। वो सेम विल पावर यहाँ किसने दिखाई थी? पोरस ने। और ये पोरस से इतना इंप्रेस हुआ कि इसने तुरंत इसकी हथकड़ियां खुलवाई और कहा कि तुम एक काबिल राजा हो और तुम इस लायक हो कि तुम राजपाट को संभालो, इसीलिए मैं तुम्हारी टेरिटरी पे अपना झंडा नहीं फहराऊंगा और मैं इस इलाके को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। तो पोरस ने अपनी जांबाजी से, अपनी दिलेरी से और अपनी निर्भीकता से अपनी प्रॉपर्टी को किसके अंडर आने से बचा लिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। और वहीं आंभी को देखना, बिना लड़े ही घुटने टेक दिए, अगले ने कोशिश भी नहीं की कि क्या पता जीत जाऊं, मौत का इतना खौफ था उसको। और एक ये पोरस था, तभी देखो आंभी का नाम नहीं लिया जाता, पोरस का नाम लिया जाता है इज्जत के साथ कि ये प्रतापी राजा था। चाहे हारा, लेकिन हारा भी इज्जत के साथ, गर्दन नहीं झुकाई। ये इसलिए तैयार था कि बेशक मार दो लेकिन मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा, अपने आप में बड़ी बात थी। इसके बाद झेलम से चेनाब का राजा कौन रह गया? पोरस। सिंधु नदी के आसपास का स्वामी बन गया अलेक्जेंडर, लेकिन झेलम से चेनाब का इलाका एज इट इज पोरस का ही राजपाट चलेगा। ऐसे राजा की तो सभी इज्जत करेंगे, चाहे जनता हो चाहे अगली पीढ़ियां हो। आगे बढ़ा, आगे कई नदियां पड़ी, इन नदियों के बीच में ना छोटे छोटे राजपाट थे, उनमें इतना कोई काबिल था नहीं, 5 कहते हैं इलाके आए थे, छुटपुट छुटपुट कई कई 100 की जनसंख्या वाले। इन सबको मारता काटता, नरसंहार करता, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को काट दिया, ऐसे पूरा नरसंहार करके आगे बढ़ गया। और आगे एक नदी पड़ी जिसका नाम है ब्यास, ब्यास नदी, जिसको आप व्यास भी कहते हैं, ये पंजाब के इलाके वाली। व्यास नदी पे पहुंच के और इसके सैनिकों ने मना कर दिया, नदी क्रॉस करनी पड़ती थी ना, नदी क्रॉस, बिल्कुल ठंडा पानी, तो इसके सैनिकों ने कहा बस सर बहुत हो गया, अब हम नहीं लड़ेंगे और अब हमें वापस जाना है। पूरी सेना एकदम से एंटी हो गई, जी हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम तो वापस जाएंगे। अब सेना के सामने राजा कुछ नहीं है, राजा की ताकत होती है सेना। अगर सेना मना कर दे कि जी हम नहीं लड़ेंगे तो राजा क्या करेगा? राजा अकेला थोड़ी लड़ सकता है, सेना लड़ती है, सेना मरती है। व्यास नदी के तट पे पहुंच के सेना ने मना कर दिया कि जी अब नहीं लड़ेंगे। तो क्यों नहीं लड़ोगे भाई? हमें हो गए जी 10 साल अपने घर से निकले, 326, मैंने बताया 36 में ये राजा बना था, 10 साल से हमने अपने घर वालों के चेहरे नहीं देखे, पता नहीं माँ बाप जिंदा हैं या मर गए, भाई बंधुओं का क्या हुआ, हमारे बीवी बच्चों का क्या हुआ, क्या हाल है उनका, बच्चे कितने बड़े हो गए, कोई बीमारी में मर गया, कोई जिंदा है, कुछ पता ही नहीं। अब हम बहुत परेशान हैं, हम वापस जाएंगे। तो ब्यास नदी, एग्जाम में आएगा कौन सी नदी के तट पे पहुंच के सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया? ब्यास नदी के तट पे। कहां युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पे। व्यास पे पहुंच के जब सेना ने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें नहीं लड़ना, तो कहते हैं कि सिकंदर ने कहा ठीक है भाई, तुम मेरी ताकत हो, तुम मना कर रहे हो तो मैं अकेला थोड़ी लड़ सकता हूं। और व्यास नदी के तट से, ये 19 महीने का टाइम है भारत में, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, 19 महीने भारत में रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट। और व्यास नदी से वापस इसने कहा ठीक है भाई, पकड़ो वापसी का रास्ता, फिर आएंगे आगे, फिर दोबारा जब तुम लोग कहोगे, सेना तैयार होगी तो वापस आ जाएंगे। यहां से वापसी का रास्ता पकड़ा और यहां से ब्यास नदी से वापस आते आते सिंधु नदी के तट पे यहां आ गए, यहाँ जहां ये पानी में गिरेगी। यहां आके ना धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, अलेक्जेंडर की तबीयत खराब होने लगी। अलेक्जेंडर ने कहा भाई मेरी ना तबीयत सी, रोज बुखार चढ़ता है, रोज उतर जाता फिर चढ़ जाता, फिर बुखार फिर उतरता। तो इसने कहा मेरी तबीयत
ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि पानी के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा। भाई कोई दिक्कत हो जाए, कोई डॉक्टर, कोई राज वैद्य, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसने कहा सेना ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आधी सेना जाएगी पानी के रास्ते, उसका हेड होगा निर्याकस, इसका एक बहुत बड़ा सेनापति, और आधी सेना जाएगी लैंड एरिया से, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए, और फिर पहुंच जाएंगे हम लोग अपने इलाके में, यूनान में। तो इसने कहा उसका हेड बनूंगा मैं। भाई मेरे अंडर चलेगी आधी सेना, आधी पानी वाले रास्ते से। अब राजा है तो सेना भी चाहिए ना साथ साथ। आधी सेना पानी का रास्ता पकड़ गई और चली गई फारस की खाड़ी, और आधी सेना चल पड़ी राजा के पीछे पीछे। अब रोज तबीयत खराब, रोज, कोई कारण नहीं है, समझ ना आए। डॉक्टर जो उस टाइम पे अवेलेबल थे सबने कोशिश कर ली, रोज बुखार होता, रोज उतर जाता, फिर बुखार चढ़ता, फिर लगातार तबीयत खराब रहने लग गई, भूख प्यास सब मरने लग गई और कमजोरी आने लग गई। कई महीने बीत गए, सफर तब कई कई सालों में जाके खत्म होता था। काफी दिन बीत गए, एक दिन तबीयत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब। तो इसने रात में, जब शाम को लगा कि भाई हो सकता है मैं रात में ही मर जाऊं, सुबह का सूरज ना देखूं, बहुत यंग है ये, 33 साल का था। 20 साल में तो राजा बना था, 30वें साल में इंडिया के आसपास आया था, 19 महीने यहां रहा था, और लगभग 33 साल की उम्र में वापसी की यात्रा पे। ये बेबीलोन नाम की जगह पर था, इराक में पड़ती है बेबीलोन। तो बेबीलोन में जब पहुंचा ना, अपने देश से पीछे था, अभी देश नहीं पहुंचा था। इसने कहा भाई तबीयत ज्यादा खराब है और मेन आदमियों को बुला दो एक बार, जो सैनिक थे इनको आदेश दिया। तो 4-5 मेन से आदमी बुलाए गए। तो इसने कहा भाई हो सकता है मैं कल का सुबह का सूरज ना देखूं। तो उन सबने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजन, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, अभी तो आपकी छोटी सी उम्र है और पूरा दुनिया विजय करनी है, आपकी सेना इतनी बड़ी है, ये वो। इसने कहा भाई अब देखो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल सुबह का सूरज नहीं देखूंगा, मेरा एक मैसेज दे देना जनता को। तो क्या मैसेज है? जनता को मेरा मैसेज देना मेरी डेड बॉडी के माध्यम से। मेरी डेड बॉडी को जब मैं मर जाऊंगा तो ताबूत में रख के ले जाओगे ना, उस ताबूत को, जैसे ताबूत एक लकड़ी का बक्सा टाइप होता है, उसके ऊपर ढक्कन फिट कर देते हैं आदमी की डेड बॉडी को उसमें रख के। जैसे हिंदू धर्म में अर्थी टाइप होती है, खुली होती है, इनका ताबूत होता है बंद। तो इसने कहा कि उस ताबूत को जब बंद करो ना, तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना, उसके ढक्कन को रखने से पहले हाथ बाहर, फिर ढक्कन रख देना, और मेरी डेड बॉडी जब जाएगी तो पूरा देश देखने आएगा ही आएगा। ये मैसेज देना है कि सिकंदर, जो कि महान था, जिसने पूरी दुनिया पे विश्व विजय का सपना देखा और काफी हद तक आधी दुनिया को जीत भी लिया, वो आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस लौट गया। तो इस दुनिया में जो कुछ है ना, वो यहीं पर है, मरने के बाद कोई कुछ नहीं ले जा सकता। ये बहुत बड़ा मैसेज था। ये अगले दिन सच में वो मर गया। सुबह जब हुई ना तो देखा तो वो मरा पड़ा था, डेड बॉडी थी सिकंदर महान की। तो ये खबर तुरंत फैल गई पूरी दुनिया में कि सिकंदर महान मर गया, सिकंदर महान बन गया। और जब इसकी सेना अपने देश पहुंची इसकी डेड बॉडी को लेके, तो ताबूत में जब इसको बहुत इज्जत के साथ, तो पूरा भीड़ उमड़ पड़ी। उस टाइम पे कहते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे इसकी शव यात्रा के साथ। तो जैसे ही वो उतारा तो वो 2 हाथ लटके हुए थे, तो पूरी भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई कि देखो कितने बेवकूफ हैं, राजा की डेड बॉडी के कैसे हाथ बाहर लटका रखे हैं, राजा की कोई कद्र ही नहीं है। ये खुसफुसाहट एकदम से पूरे लोगों में फैल गई, क्योंकि ये बेइज्जती थी ना कहीं सिकंदर की। तो फिर मैसेज पहुंचा बड़े आदमी तक, उसने फिर ये घोषणा करवाई कि ये सिकंदर महान ने अपने मृत शरीर से आप सब लोगों को मैसेज दिया है कि कितना ही बड़ा आदमी हो, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो जो कुछ है जैसा है इस जीवन में ही उसको यूज कर लो, नहीं तो सिकंदर महान भी खाली हाथ ही गया है, तो आम आदमी तो है ही क्या। जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना कुछ था, वो भी मरते टाइम कुछ नहीं लेके गया। ये मैसेज आज तक तुम देख लो, कहावत है कि क्या लेके जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। अपनी डेड बॉडी से भी दुनिया को मैसेज देके गया था सिकंदर महान। सिकंदर क्यों मरा, इसका एग्जैक्ट कारण कोई नहीं जानता, बहुत सारी अफवाहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य वही गुरु जो इंडिया को एक बनाना चाहते थे, और जिनके मन में ये संशय था कि चाणक्य इंडिया को तबाह कर देगा, क्योंकि लूटेगा, जनता को मार देगा। ऐसा थोड़ी कि भाई आए और चले गए, ये नरसंहार करते थे, सब लोगों को मार डालते थे, बिल्कुल जिंदा दिन दहाड़े लोगों को ऐसे डेड बॉडीज पूरी बना देते थे। तो सिकंदर के उस कहीं ना कहीं मन में डर था उस टीचर के कि कहीं मेरा भारत नष्ट हो जाए। कहते हैं इनके खाने में ऐसा जहर मिलाया जिसने बहुत धीरे 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 असर किया, एकदम से नहीं मरे वरना शक हो जाता, तो वो धीरे धीरे असर करता, जिस कारण वो बीमारी बढ़ती गई बुखार के फॉर्म में, फिर लीवर खराब हो गया, फिर फाइनली जाके कुछ महीनों में इनकी लाइफ जो है उसका द एंड हो गया। बहुत सारे लोग और भी कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनको टाइफाइड हो गया था, मियादी बुखार, जिस कारण इनका शरीर जो है वो रिकवरी नहीं कर पाया। जो भी कुछ हुआ, लेकिन दुनिया पे एक बहुत बड़े शासन करने वाले लायक
आदमी की डेथ हो गई और एक छोटी सी एज में लगभग आधी दुनिया पर अपनी विजय पताका फहराकर सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट इस दुनिया से चले गए। कहते हैं आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह वापस चले गए, पता ही नहीं चला। जब तक लोग जाग पाते, समझ पाते, उससे पहले तो इनकी लाइफ की ही हिस्ट्री खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानी आप सबकी समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि तुम लोग जब नोट्स बनाओ तो तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो शिशुनाग वंश आज हमने स्टार्ट किया था, कल मैंने हरिअंक पूरा करा दिया। सेकंड वंश है ह शी न का। शिशुनाग वंश, शिशुनाग नाम का राजा अवंती और वत्सिस ने जीते थे। अवंती पे जब अटैक किया तभी तो वज्जी वाले बार बार विद्रोह कर रहे थे, राजधानी पलटनी पड़ी थी। वैशाली अन्य राजधानी क्यों बनाई, कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि अवंती, जब मगध से अवंती सेना जाती तो वज्जी से काफी दूर चली जाती, तो वज्जी वाले विद्रोह करते, इसलिए इसने राजधानी कहां बना दी, वज्जी के ही शहर इसमें वैशाली में। काला अशोक, रंग इतना काला कौवे जैसा, कहां लिखा है, दिव्यावदान में। इसी का नाम है काकवर्ण। दिव्यावदान बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसमें इसका वर्णन है। राजधानी वापस कहां ले आया, पाटलिपुत्र। इसके पिताजी कहां ले गए थे, वैशाली, कारण उन्होंने अवंती पे कब्जा करना था, इसलिए राजधानी वहां ले जानी पड़ी, वरना विद्रोह कर रहे थे। इसने वापस बना दी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है सेकंड बौद्ध महासंगीति हुई कालाशोक के टाइम में, बताया था मैंने आपको, राजधानी पाटलिपुत्र में, वैशाली में, सॉरी वैशाली में। तीसरा है नंद वंश, महानंदन जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। ज्यादा फेमस कौन है, महापद्मनंद। पद्म मैथ्स की एक संख्या होती है, बड़ी संख्या, तो कहते हैं इनकी सेना ही पद्म की थी, तो नाम पड़ गया महापद्मनंद। ये जैन धर्म में विश्वास करते थे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि ये जिन सेन की मूर्ति छीन कर ले आए थे। देखो उस राजा ने, चेदी वंश के राजा खारवेल ने लिखवाया कि ऐसे ऐसे हमारी मूर्ति ले गया, मैं वापस लाया हूं, तो वो जैन धर्म की थी, जिन सेन की। सर्व क्षत्रो संहारक, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसलिए कहीं कहीं लिखा है कि ये ब्राह्मण धर्म को बिलोंग करते थे, लेकिन मानते किस धर्म को थे, जैन धर्म को। ठीक है, तो सर्व क्षत्रो संहारक, सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव, भार्गव आपने सरनेम सुना होगा ब्राह्मण्स का, ये परशुराम जी का ही दूसरा नाम है, परशुराम, जो कि मेन प्रणेता कहलाते हैं ब्राह्मणों के। अपरा परशुराम, दूसरा परशुराम। एकराट, सब दिशाओं को जीतने वाला, चारों दिशाओं का स्वामी। ये सब इनकी उपाधियां हैं। अब इतने बड़े बड़े नाम तब रखे जाते हैं जब कुछ करके दिखाया हो, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये बड़े राजा रहे होंगे। नेक्स्ट है कलिंग। कलिंग यानी उड़ीसा का इलाका, राजा का नाम खारवेल। इसने एक रिकॉर्ड लिखवाया पत्थर पे, तो उसमें क्या लिखा है, महापद्मनंदन की चर्चा है। और इस राजा ने क्या लिखवाया कि इस महापद्मनंदन ने तमसुली नहर बनवाई। ये किसी भी नहर का फर्स्ट रिटन एग्जाम्पल है, इससे पहले लिखित में कोई नहर नहीं थी। तमसुली नहर किसने बनवाई है, महापद्मनंदन ने। उसने नहीं लिखवाई जिसने बनवाई है, ये लिखवाया है बाद में एक राजा ने जिसका नाम है खारवेल। अपनी बड़ाई करेगा ना आगे। जिन सेन की मूर्ति जैन धर्म की उठा के ले गया और बाद में कहता है मैं वापस लाया। ये कौन कह रहा है हमें, खारवेल। कहां का राजा, कलिंग का। पाणिनि ऋषि हुए जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी थी। नाम क्या था उस बुक का, अष्टाध्यायी। 8 चैप्टर थे उसमें, इसलिए किताब का नाम है अष्ट अध्याय से क्या बना, अष्टाध्यायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। संस्कृत व्याकरण की पहली किताब का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। किसने लिखी है, ऋषि पाणिनि ने। किसके टाइम में हुए हैं, महापद्मनंदन के समय में। पतंजलि बाद में हुआ, ये अपना गुरु मानता था पाणिनि को, बहुत बाद में। पतंजलि, पतंजलि शुंग काल में हुए, जिनकी किताब का नाम है महाभाष्य। इनकी किताब है अष्टाध्यायी और पतंजलि की किताब है महाभाष्य। नोट्स ऐसे ही बनाना, जब लिखोगे फिर याद रहेगा। इसके बाद कौन हुआ, इनके बाद ये जो थे ना अपने महापद्मनंदन, इनके बाद कौन हुआ, धनानंद। धनानंद, जिसको धन में बड़ा आनंद मिलता था, बेहद भोगी विलासी टाइप का आदमी, जिसको कोई मतलब नहीं किसी भी चीज से, बस टैक्स आ रहा है, आराम से बैठ के जीवन काट रहा है। अब देखो विदेशी आक्रमण होने लग गए। जब ये राजा है ना धनानंद, तब विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो गए। उस टाइम यूनान का होगा, उससे पहले हमारे ऊपर फारसी, पारसीक या ईरानी आक्रमण हुआ। तो ईरान और यूनान 2 आक्रमण हैं। ईरान में दारा वाला राजा है और यूनान में अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बाद में आएगा, दारा पहले आएगा। 500 पहले आ रहा है, 300 बाद में, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम इंडिया में जीत गया। इससे पहले एक आया था, लेकिन उसका नाम नहीं लेते क्योंकि वो हारा था। जीतने वाला राजा है, हखामनी वंश का था ये। और इस तरफ देखें तो सिकंदर महान आया था 326 ईसा पूर्व में।
आगे पढ़ते हैं। हमें कैसे पता कि ये आए थे ये लोग? क्योंकि इनकी जानकारी लिखित में मिली है, अभिलेख में, चट्टानों में। एक और खास बात, आपको पता है ना, हमारे यहाँ अशोक एक राजा था जिसको चट्टाने लिखवाने का बड़ा शौक था, अभिलेख। अशोक ने, अशोक महान, अशोक द ग्रेट लिखते हैं जिसके नाम के आगे, उन्होंने ढेरों चट्टाने लिखवाई, ऐसे पत्थरों पे लिखवा रखा है। पत्थर पे लिखी बात कभी खत्म नहीं होती। आज तक वो चट्टाने, वो स्तंभ एज इट इज है। 14 बड़े शिलालेख, 13 छोटे शिलालेख और 7 स्तंभ लेख, और कितने गुहा लेख थे। ये सब अशोक ने कहां से सीखा? इन लोगों से, क्योंकि ये लोग थे जो पत्थरों पे लिखते थे। कौन लोग? हखामनी वंश वाले, जो ये कहां के थे? ईरान के, पारसीक थे, फारसी थे। तो अभिलेखों से पता चला। द हिस्टोरिका, किताब का नाम है द हिस्टोरिका। किसने लिखी है? हेरोडोट्स ने। फादर ऑफ हिस्ट्री है ये, एग्जाम में आ जाएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोट्स। किताब का नाम द हिस्टोरिका। खरोष्ठी लिपि हमने सीखी है। देखो इनके आने का फायदा क्या हुआ। जब ये आए ना दारा, तो ये हमें अरामाइक लिपि थी इस दारा प्रथम की, इससे ही जन्मी है खरोष्ठी। और मैं आपको बता दूं, खरोष्ठी पाकिस्तान साइड में है ज्यादा, अपने यहाँ कम यूज है, अपने यहाँ ब्राह्मी का ज्यादा यूज है। खरोष्ठी का मतलब जानते हो? खर प्लस ओष्ठ। खर का मतलब होता है गधा, गधे के मुख से जिसका जन्म हुआ वो खरोष्ठी कहलाई। नाम से अजीब लगती है लेकिन असलियत में इसका मतलब यही है। खर मतलब गधा, गधे के ओष्ठ, गधे के मुंह से जिसका जन्म हुआ। भगवान जाने ऐसा नाम क्यों रखा है, असली मतलब ये है, लेकिन इस मतलब को हटा देते हैं और ऐसे याद कर लेते हैं कि उनकी अपनी लिपि कौन सी थी? अरमाइक लिपि, जिससे किसका जन्म हुआ? खरोष्ठी का। तो खरोष्ठी लिपि इसलिए पाकिस्तान साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का, मकदूनिया का, यूनान का, एथेंस का, ग्रीस का। यहाँ इनके पिताजी का राज था फिलिप सेकंड, छोटे से राजा। इनकी पत्नी है ओलंपिया, ओलंपिया नाम का शहर भी है यहाँ। इन दोनों की शादी हुई, इनका बेटा जन्मा अलेक्जेंडर थर्ड, जो बाद में क्या बना? सिकंदर महान। ईरान के दारा थर्ड, पहले ईरान का दारा फर्स्ट था ना, वो अपने यहाँ जो आया था, उसकी पीढ़ियों में बहुत बाद में आया दारा थर्ड। इसी का नाम है डेरियस थर्ड, इसको हरा दिया। सोचो ईरान के राजा को हराना। ईरान वो जिनका की पूरी दुनिया पे एक बड़ा हिस्सा था प्रॉपर्टी का, खूब पैसा आता था, उनके कभी पोते या पड़पोते में रहे होंगे, इनको हराया। अलेक्जेंडर द ग्रेट बन गया इसको हराने के कारण। 40 गुना बड़ी सेना। गुरु कौन थे सिकंदर के? अरस्तु या एरिस्टोटल। और आप जानते हैं अरस्तु, सुकरात और प्लेटो, ये 3 दुनिया में सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं। इतना बड़ा आज तक समझदार दार्शनिक कोई नहीं हुआ। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो जिसके टीचर का नाम ही इतना फेमस है, उसके स्टूडेंट पे तो असर होगा ही। और स्टूडेंट भी वो जो कि ये है कि मुझे आगे पढ़ना है, जिसमें डर नहीं है, जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है। इसका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में। राजा बना 20 साल बाद 336 में। 10 साल बाद भारत आया 326 में। तभी तो व्यास से वापस लौटे कि लड़ते लड़ते 10 साल हो गए, 10 सालों से लड़ रहे थे। 323 में मृत्यु हो गई। इंडिया कितने महीने रहा? 19 महीने भारत में रहा। किस नदी से वापस लौटा? व्यास नदी से वापसी। किस नदी से? व्यास। ये पूछेंगे एग्जाम में। इससे ऊपर की सारी प्रॉपर्टी जीत ली थी। सिंधु नदी से सेना का बंटवारा कर दिया 2 हिस्सों में, एक पानी से आगे बढ़ेगी और एक बढ़ेगी किससे आगे? लैंड वाले इलाके से। जो लैंड एरिया से आगे बढ़ेगी स्थल भाग से, उसके साथ गया सिकंदर। और सिकंदर चलते चलते कुछ महीने बाद बेबीलोन जो पड़ेगा इराक में, वहां उसकी डेथ हो गई। तो देखो मरते टाइम अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। 10 सालों से लगातार लड़ते 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 फाइनली वापस जाते हुए इंडिया की ब्यास नदी से वापसी की यात्रा और सिंधु नदी से 2 हिस्सों में बंटवारा और जाके बेबीलोन में एक्सपायर हो गया। तो ये कहानी थी, बस ये तो सारा रिपीटिशन में है। ये कहानी थी आज की। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक कराए हैं। एक हमने मगध को देख लिया कि कैसे लगातार बढ़ा, और एक हमने देखा विदेशी आक्रमण। 2 विदेशी आक्रमण हैं, एक ईरानी पारसीक या फारसी, जिसमें दारा प्रथम का नाम आएगा। हमें कैसे पता? द हिस्टोरिका किताब में लिखा है। हखामनी वंश का था, उसने बहुत सारे इलाके जीते। 19 राज्यों से जितना कमाता था ना, उसी की बराबरी में 1/3 टोटल इनकम का सिर्फ सिंध और कंबोज और गांधार से कमाता था। उसी की आगे पीढ़ियों में कभी दारा थर्ड रहा, जिसको हरा दिया बहुत बड़ी सेना को सिकंदर महान ने, तभी वो महान कहलाया। 10 साल लड़ते लड़ते इंडिया पहुंचा। सिंधु नदी पे पहले ही हार मान ली आंभी ने, लेकिन झेलम के किनारे आके खड़ा हो गया छोटी सी सेना लेके। पोरस या पुरु लड़ा, हारा, लेकिन झुका नहीं, दबा नहीं, मरने को तैयार। और इसलिए झेलम से और चेनाब तक के पूरे इलाके पर उसने राज नहीं किया था। किसने?
सिकंदर ने। आगे बढ़ा, नरसंहार करता हुआ ब्यास नदी से वापसी की यात्रा पकड़ ली क्योंकि सेना ने मना कर दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की क्लास सबकी समझ में आ गई होगी। इसके नोट्स बना लेना ताकि जब कभी पढ़ो तो ये सारी कहानियां तुम्हारे दिमाग में एज इट इज चल पड़े। ठीक है, आज मेरी क्लास में इतना ही। अब मैथ्स की क्लास होगी 5-10 मिनट बाद। चलिए, पढ़ते जरूर रहना साथ साथ, क्योंकि कहानियां याद तभी रहती हैं जब हम उनको लिखित में लिख लेते हैं, वरना चीजें भूल जाओगे। चलिए।